नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। कल हमने एससीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भोजन के स्रोत क्या क्या है, यानी कि हम जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जिसमें आपने पढ़ा था कि दो प्रकार का जो है खाद्य पदार्थ के स्रोत होते हैं, यानी कि एक आपका पादप खाद्य पदार्थ स्रोत होता है और एक आपका जंतव यानी कि पौधों से प्राप्त होता है, जो हमें जैसे अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, बहुत सारी हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, तो उसे पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहेंगे। और जो जंतव हो गया, यानी कि जंतुओं से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है और आपका मांस, अंडा, मछली इत्यादि हमें क्या क्या मिलता है, ये हमें मिलता है जंतु से। तो ये हमारे जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन हो जाएंगे, जंतव खाद्य पदार्थ स्रोत हो जाएंगे। तो उसके साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं। तो शाकाहारी उसे कहते हैं जो अपना भोजन सब्जियों से, घास से इत्यादि, यानी पूर्णतः जो पौधों से पर डिपेंड होता है खाने के लिए, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो अपना भोजन जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, यानी कि जंतुओं को मार के खाता है, जैसे आपका चीता हो गया, शेर हो गया और आपका चील हो गया, ये आपका मांसाहारी में आ जाएगा। सर्वाहारी, जैसे कि आपने पढ़ा था, सर्वाहारी में दो प्रकार के होते हैं, एक आपका आपका एक मनुष्य हो जाएगा, आपका एक दूसरा आपका तिलचट्टा हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, उसको भी हमने कुछ हेडलाइंस जो थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें जहाँ से भोजन में क्या क्या आता है। तो कल हमने भोजन के स्रोत पढ़े थे, जो कि आपको बता दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि भोजन में क्या क्या आता है, हमें भोजन खाने से क्या क्या मिलता है। पिछले पार्ट में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, अपने राज्य के विभिन्न खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में अपने परियोजना कार्य किया था, जो कि आपकी तालिका दिखाई गई थी, उसमें भी लिखने को दिया गया था। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार, कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि अपनी अपनी पसंद के भोजन हम लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ साथ कच्चे खाद्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे हम सलाद के तौर पर या फल के तौर पर हम क्या ले लेते हैं, मूली, गाजर, टमाटर, अन्य हरी सब्जियां जैसे सेव हो गया, और भी सारी चीजें हम खाने के तौर पर लेते हैं। सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ में स्वादिष्ट भोजन का व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन का बहुत कम भोजन करें, तो क्या हमें ताकत स्फूर्ति मिल सकेगी? तो ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए कि क्या हम एक ही प्रकार का भोजन खाएंगे लगातार, तो क्या हमें जो है स्फूर्ति और जो ताकत है वो मिल सकती है। थाली यहाँ पर दी गई है, थाली में आपका भोजन भी दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया जाता है अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है जो हम खाते हैं। हर तरीके से अलग अलग जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें हमें क्या प्राप्त होता है, उसको पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि पौधों और जंतुओं से हमें क्या क्या खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तालिका 2.1 में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों को मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाएं। तो इसमें जो है सूची दी गई है, अब यहाँ पर दिया गया है। जैसे हम जो बिहार की एससीईआरटी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मगध क्षेत्र में दाल, अन्न का आपका जैसे गेहूं की रोटी हो जाएगी, दाल, सब्जियां, अन्न व्यंजन। भोजपुरी में आपका क्या लिया जाता है, और मिथिला क्षेत्र में मिथिला में भी भोजपुरी क्षेत्र में आपका लिट्टी चोखा वगैरह लिया जाता है। बज्जिका क्षेत्र में भी रोटी, दाल और मसूर की दाल, सब्जियां इत्यादि ली जाती हैं। और मिथिला क्षेत्र में यहाँ पर जो है वो आपका मछली जो है ली जाती है, मछली, चावल इत्यादि लिए जाते हैं। तो इसको आप यहाँ पर फिल करोगे। क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो पता करें। इडली, डोसा, मक्के की रोटी आदि किन राज्यों में जो है भोजन के ऐसे तालिका 2.2 में अंकित करें। तो यहाँ पर राज्य को लिखना है, यहाँ पर आपको भोज पदार्थों को लिखना है। ठीक है। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से हमारे शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे आपका नेल्स हो गया, आपकी स्किन हो गई और आपके हेयर्स हो गए। अगर आपके में अच्छी प्रोटीन मात्रा लेते हो तो आपके नेल्स और आपके हेयर्स वगैरह सब कुछ अच्छे रहेंगे। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से आपको जो है ऊर्जा मिलती है। वसा से भी आपको ऊर्जा मिलती है। और विटामिन से क्या होता है? विटामिन से आपको जो है रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है विटामिन से। खनिज लवण आपके होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होता है। रेशा हमारे रुद्रांश जो होते हैं, रेशे जैसे बोलते हैं, वो हमारे जो है पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। हमारे भोजन को जो है जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में जो है विखंडित करते हैं रेशा। तो हमारे भोजन पाचन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? कुछ साधारण विधियों से यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूपमंड यानी कि स्टार्च मंड की उपस्थिति की जांच हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति किससे जांचते हैं कि स्टार्च अगर उसमें होगा तो मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। और इसकी जांच के लिए हमें एक प्रयोग भी करना पड़ता है। अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे? इन जांचों को करने के लिए आपको टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया जा रहा है वो आप नोट करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट की जांच किससे करते हैं, प्रोटीन की किससे करते हैं। तो ये जो है चीज़ आपको नोट करनी है। तो कुछ परख नलियां ड्रॉप की भी जरूरत होगी। इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। जांच से प्राप्त अवलोकन तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। अध्याय 1 तालिका 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। अध्यापक के सहयोग से सामग्री उपलब्ध कर उनके मार्गदर्शन में प्रयोग करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको किस तरह से जो है घोल तैयार करना है और कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है। तो यहाँ पर आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में थोड़ी 8 से 10 बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। तो यहाँ पर घोल तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? आयोडीन के तनु विलयन में जो आधी भरी परख नली में जल होगा उसमें 8 से 10 बूंद आपको आयोडीन की मिलानी है। कॉपर सल्फेट विलियम 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलियन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दीजिए। उससे आपका कॉपर सल्फेट का विलियन तैयार हो जाएगा। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो जो है ये दोनों घोल जब आप तैयार करोगे तो इससे जो है आगे हम मंड की और प्रोटीन की जांच करेंगे। तो यहाँ पर जिस दिन भोजन की जांच हो उस दिन घर में तालिका में दिखाए तरह तरह के खाद्य पदार्थ की पुड़ियाँ बनाकर, जैसे दूध, तेल, घी जैसी चीज़ों को छोटी शीशियों में लेकर यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड हो तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आप परीक्षण कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर दिया गया मंड यानी कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जांच आपको करनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है तो इसको आपको डेप्थ में देखना पड़ेगा। आप इसको नोट भी कर सकते हो अपने नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आप नोट पर नोट कर सकते हो। नहीं तो आप 2-3 बार ये वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। भोजन में मंड परीक्षण के खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि भोजन में मंड परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ यानी कि कोई भी खाना आप ले लो या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा ले सकते हो। इसमें आयोडीन की तनु घोल की कुछ बूंदें डालिए। अब आयोडीन की जो आपने बनाया था उसकी
कुछ बूंदें डालिए, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि खाद्य पदार्थ में जिस खाद्य पदार्थ में आप आयोडीन का तल्यु विलयन डालोगे तो वहाँ पर उस पदार्थ का रंग जो है परिवर्तित होगा। क्या यह नीला या काला होगा? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि मंड का परीक्षण यानी कि स्टार्च का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम किससे करते हैं? तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि आयोडीन से करते हैं। आयोडीन के तनु विलयन की बूंदें जब हम खाद्य पदार्थ पर डालेंगे, अगर नीला या काला रंग हो जाता है तो इसका मतलब उसमें मंड की कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है, और नहीं होगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट या किसी खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की तनु विलयन डालते हैं तो किस तरह का रंग आता है, यानी कि मंड की परीक्षण में रंग किस तरह का आता है? तो नीला या काला यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको तो याद रखने पड़ेंगे कि मंड की परीक्षण आयोडीन से करते हैं, और आयोडीन में जो है कार्बोहाइड्रेट की अगर उपस्थिति खाद्य पदार्थ में उसकी उपस्थिति होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो उसका रंग नीला या काला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए। जांच कीजिए कि किसमें मंड है अथवा नहीं है। तो आप अन्य खाद्य पदार्थों पर भी ये प्रक्रिया कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने मंड को जांचा आयोडीन तनु विलयन के साथ, जिसमें अगर मंड होगा तो उसका रंग नीला या काला हो जाएगा। अब हम जांचेंगे कि प्रोटीन की हम किस तरह से यहाँ पर जांच कर सकते हैं। प्रोटीन की जांच हम कास्टिक सोडा से करेंगे। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। कोई भी खाद्य पदार्थ है आपके पास खाने की, जो आप खाना खाते हो, जाहिर सी बात है थोड़ी मात्रा में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो आपके खाने में होगा ही। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसे पेस्ट अथवा चूर्ण के रूप में बना लीजिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीस के मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए। परख नली में डालने के बाद 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। तो आपको क्या करना है कि कोई भी चूर्ण जब आप बना लोगे तो उससे परख नली में डालोगे। परख नली में डालने के बाद उसमें 10 बूंद जल की डालनी होंगी, उसको अच्छी तरह से हिला के अब इस पर ड्राइपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालिए। यहाँ पर आपको जो है ये पॉइंट नोट करना होगा कि प्रोटीन के लिए 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा का डालते हैं, तभी उसमें जो है प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपको क्या आवश्यक होता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से हम प्रोटीन की करते हैं, और आयोडीन के तनु विलयन से हम मंड का परीक्षण करते हैं। वहाँ पर नीला और काला रंग होता है। यहाँ पर देखेंगे कि कैसा रंग बनता है। उस ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया या नहीं? बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने प्रोटीन का परीक्षण किया, उसमें कास्टिक सोडा और जो है आपका कॉपर सल्फेट की जो बूंदें हैं तनु विलयन की, उसकी मिलाई। तो जो प्रोटीन जैसे जिस भी पदार्थ में प्रोटीन होगा तो वहाँ पर रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि प्रोटीन के परीक्षण में कौन सा रंग आता है? तो बैंगनी आता है। और आपका मंड के परीक्षण में नीला या काला आता है। मंड के परीक्षण के लिए आप आयोडीन की सहायता से परीक्षण करते हो। प्रोटीन की परीक्षण के लिए आप किसका? कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का करते हो। तो ये पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हो। क्या आप इस जांच को अन्य पदार्थों के साथ दोहरा सकते हैं? तो आपको क्या कहना है कि इस जांच को आप और खाद्य पदार्थों के साथ भी दोहरा सकते हो और पता लगा सकते हो कि इसमें प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है।
वसा की जांच। हमने कार्बोहाइड्रेट की जांच कर ली, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की जांच यानी कि मंड की जांच हमने आयोडीन के तनु विलयन से की, जिसमें नीला या काला रंग आया। और आपने प्रोटीन का जो है परीक्षण किया, उसमें क्या किया, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का विलयन खाद्य पदार्थ में मिलाया, जिसमें बैंगनी रंग आया। अब हम क्या करेंगे, अब वसा की जांच करेंगे। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रहे कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं? कागज को किसी प्रकाश स्रोत के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। आपने देखा होगा कि आप खाने के लिए कोई पेपर यूज करते हो, तो उस पर क्या होता है कि जब जो कोई भी वसा युक्त यानी कि कोई भी फैट वाला जो आपका खाना होता है, तो उसमें कुछ धब्बे लग जाते हैं, ऑयल के धब्बे लग जाते हैं। ऑयल में, घी में आपका सब वसा होता है, ये वसा युक्त खाने वाले भोजन खाद्य पदार्थ होते हैं। तो इसमें वसा के जो है धब्बे लगते हैं, चिकना चिकना होता है खाद्य पदार्थ में। कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि हम खाद्य पदार्थों से कुछ जल आया हो तो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे, तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। और कागज पर अगर तेल का धब्बा होता है, कोई धब्बा होता है, तो उसका पता चलता है कि इसमें जो है वसा है। तो वसा का बहुत ही आसान सा परीक्षण है। जो परीक्षण इम्पोर्टेंट है, तीनों हैं आपके। एक तो वसा का भी है, आपका कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, मंड का, और प्रोटीन का। प्रोटीन में आपने कास्टिक सोडा और जो है कॉपर सल्फेट का तनु विलयन मिलाया, जिसमें बैंगनी रंग आया। और उसमें आपका मंड में जो है आयोडीन का तनु विलयन मिलाया, जिसमें आपका नीला या काला रंग आया। अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम। तल का 2.3 में वर्णित खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कच्चा आलू सभी को पता है भाई मंड है। मंड होता है, इसमें स्टार्च होता है, तो इसमें मंड होगा। और इसकी जांच किससे करेंगे? इसकी जांच हम आयोडीन से करेंगे। आयोडीन की जांच करेंगे। आप घर पर भी कर सकते हो। आलू का एक टुकड़ा ले सकते हो, उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए, तो उसका रंग नीला या काला हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसमें मंड होगा। दूध का जो है, दूध में सभी को पता है प्रोटीन है, प्रोटीन होगा। तो इसकी जांच हम किससे करेंगे? इसकी जांच हम कास्टिक सोडा से और किससे करेंगे? कॉपर सल्फेट से करेंगे। कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालकर इसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें प्रोटीन है। तो ये परीक्षण हम करेंगे। मूंगफली का सभी को पता है, मूंगफली में ऑयल होता है। ऑयली चीज़ें जितनी भी होती हैं उसमें वसा होता है, चिकना चिकना हो जाएगा। आप मूंगफली को ऐसे भी फोड़ के देखिए आप उंगली वगैरह से, तो उसमें ऑयल सा निकलता है। तो उसके परीक्षण के लिए आप खुद घर पर देख सकते हो कि इसमें वसा होता है। अब यहाँ पर बिना पका हुआ चावल आपको करना है। पका हुआ चावल, इन सब के परीक्षण आपको करने हैं। सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल को चूर बनाकर आपको देखना है इसमें प्रोटीन है, मंड है या वसा है। पकी हुई दाल को आपको देखना है। किसी सब्जी का एक टुकड़ा ले सकते हो, उसमें आपको देखना है। किसी फल का एक टुकड़ा, उबले हुए अंडे का सफ़ेद भाग। तो कुछ चीज़ें तो आपको पता ही है, अंडे में प्रोटीन होता है। किसी फल का एक टुकड़ा जो है उसमें विटामिन्स भी हो सकता है। और किसी सब्जी का एक टुकड़ा, पकी हुई दाल में भी प्रोटीन होता है। तो इससे आप परीक्षण कर पाओगे ईजिली। तो ये परीक्षण आपको करना है। नेक्स्ट, कि क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं? इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण अवलोकन कर सकते हैं। किसी खाद्य पदार्थ को लीजिए, उसमें देखिए कि क्या एक खाद्य पदार्थ में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हो सकता है। करें इसमें एक से अधिक ज़्यादा पोषक तत्व हैं या नहीं। और यहाँ पर आपको दिया गया कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दो जो दिए गए हैं वो आपको देखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूँ, बाजरा, चावल, आम, पपीता, आलू, गन्ना, शकरकंद, मक्का। तो इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों
इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों ज़रूरत होती है। अब हमने पढ़ लिया कि हमें खाद्य पदार्थ में क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और आपके रेशे, खनिज, लवण। अब हमको क्या पढ़ना है कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार सहायता करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको नोट करना पड़ेगा, भले ही ये आपको नॉर्मल लाइन लग रही हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर आपके विटामिन्स। तो इस तरह से फिर अभी आपको इजी लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी इजी है, इससे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तब आप कंफ्यूज होते हो। तो कहीं कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन लगा के आते हो और प्रोटीन की जगह जो है विटामिन्स लगा के आते हो। तो ये चीज़ आपको नोट यहाँ से कर लेनी चाहिए। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके हो गए। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके लिए क्या ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज अब कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट फॉर्म है ग्लूकोज। तो क्यों दिया जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द आसानी से ऊर्जा मिल सके। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जितनी जल्दी कार्बोहाइड्रेट से होती है उसकी अपेक्षा में वसा से उतनी जल्दी नहीं होती है, कम भी होती है। लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें दोनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तविकता यही है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है वसा और जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ऊर्जा देने वाले भोजन है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऊर्जा देने वाले भोजन किसे कहते हैं। तो आपका हो जाएगा जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले आपने जो देखा था वो आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब यहाँ पर आपको वसा के स्रोत दिए गए हैं। सूरजमुखी का जितने भी ऑयल होते हैं, घी होते हैं, उसमें वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो अनाज, भारी अनाज होते हैं और कुछ फल होते हैं, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये चीज़ें आपको लिख लेनी है, नोट कर लेनी है। जैसे वसा के कुछ स्रोत, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल, गिरी, मूंगफली, ये सारे हमारे वसा के स्रोत हो जाएंगे। प्रोटीन तो सभी को पता है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए हाई प्रोटीन, जैसे सोयाबीन हो गया, आपका पनीर हो गया, दूध हो गया, दाल हो गई, जितनी भी दाल हैं उसमें हाई प्रोटीन हो रहे। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया। तो ये सारी जो है चीज़ें हमें प्रोटीन देती हैं। अब इसमें क्या है कि प्रोटीन के जंतु स्रोत, यानी कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें पादप यानी पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इसमें दे रखा है कि प्रोटीन के जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले, जैसे जंतु मछली हो गई, अंडा हो गया, पनीर हो गया। पनीर कैसे बनता है भाई, गाय के दूध को जो है करके और पनीर बनाया जाता है। मांस और जो दूध हो गया, ये सारे हमारे जंतु स्रोत हो गए। वहीं प्रोटीन के पादप स्रोत जैसे मटर हो गया, आपका मटर हो गया और आपका जो है मूंग हो गया, राजमा हो गया, ये सारे क्या हैं, जो प्रोटीन के स्रोत हैं आपके। अब यहाँ पर हमने देख लिया, ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। आप अपने नोट में या डायरी में जो है इसको नोट कर सकते हो, आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है। वसा भी हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन क्या करता है, वृद्धि करता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए और वृद्धि करने के लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन की। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो हमने आपको बताया था पहले ही कि विटामिन जो है क्या करता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विटामिन सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप जितने भी विटामिन हैं उनके नाम लिख सकते हो और इसको जो है नोट कर सकते हो।
विटामिन के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब बी, जो विटामिन का बी समूह होता है उसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि विटामिन ए क्या करता है हमारी आंखों को। आपने पढ़ा भी होगा, कभी आपको आंखों में कोई दिक्कत हुई होगी तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो उसने आपको बोला होगा कि गाजर खाइए, गाजर में विटामिन ओ होता है। और पीले रंग की जो फल होते हैं उसमें विटामिन ओ ए होता है। जैसे आपका पपीता हो गया, आम हो गया, तो उसमें क्या होता है विटामिन ओ होता है, जो कि हमारे आंखों के लिए जो है स्वस्थ रखने में सहायक होता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने के लिए हमारी मदद करता है। इम्यूनिटी जो है हमारी बढ़ाता है विटामिन सी। और विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो विटामिन डी क्या होता है हमारी अस्थियों और दांतों की स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और विटामिन डी का स्रोत आप सबसे पहले विटामिन तो हमें सूरज की रोशनी से ही मिलती है, तो हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों में भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नांकित चित्र में दिखाए गए। तो यहाँ पर नीचे दिया भी गया है किस विटामिन में किस भोज्य पदार्थ में कौन सा विटामिन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विटामिन ए के स्रोत जैसे आम हो गया, गाजर, पपीता, दूध, मछली का तेल। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है विटामिन ए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको नोट करके चलना है कि विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है। विटामिन बी के क्या है एक यकृत है, चावल, गेहूँ, और इससे क्या मिलता है हमें विटामिन बी मिलता है। नेक्स्ट आपका विटामिन सी है। विटामिन सी आंवला हो गया, हरी मिर्च हो गई, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, हरी जो भिंडी होती है उसमें भी विटामिन सी होता है। तो ये जो है ज़्यादातर हरी सब्जियों में ही पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन सी होता है, फलों में होता है। तो ये विटामिन सी के स्रोत हो गए। विटामिन डी हमें अंडा से मिलता है, मछली से मिलता है, और ये जो है नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए है मक्खन, जो वेजिटेरियन है उनके लिए दूध और मक्खन से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर के को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। तो यहाँ पर जो खनिज लवण है यानी कि पानी है, ये खनिज लवण कौन कौन से हैं शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए लौ तथा हरी सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी तथा केले में पाया जाता है। तो आयरन जो है वो यहाँ से, जैसे आयरन किस में पाया जाता है, पालक में, मेथी में, केला में पाया जाता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि से मिलते हैं। नमक से सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, एक से अधिक पोषक तत्व हमें मिलते हैं। आपने भी तालिका 2.3 में अवलोकन को लिखते समय इसको अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का भरपूर भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रोचांशों, आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रोचांश अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि। रोचांश के सब्जियों में जो रेशे होते हैं, रेशेदार सब्जियां होती हैं, उनसे हमें रोचांश प्राप्त होता रहता है। के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, अंकुरित दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती हैं। रोचांश हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे शरीर को भोजन का आवश्यक अवयव है। रोचांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो ये रोचांश क्या करते हैं, हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में कौन सहायक होते हैं। तो रोचांश होते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है अधिकांश वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होता है।
जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। आइए हम देखें कि क्या अन्य स्रोतों से हमारे शरीर को जल प्राप्त करता है या नहीं करता है। क्रियाकलाप। टमाटर अथवा नींबू जैसी कोई एक फल लीजिए, छोटे छोटे हिस्सों में काटकर हथेली पर लीजिए। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हुए? जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा, छीला, मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा अधिक नहीं होती है? हम देखते हैं खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों में जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डालते हैं, तो जिससे हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है। अब यहाँ पर दिया गया है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? सामान्यतः पूरे दिन में जो भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी खा लिया आपने उसे तो आहार कहते हैं, लेकिन आपकी एक बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार क्या होता है? मतलब एक दिन में आपको अपनी उसके अकॉर्डिंग कितना भोजन खाना चाहिए, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो यहाँ पर संतुलित आहार की डेफिनेशन क्या है कि जो हमारे शरीर में जितने जरूरी पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में जिस भोजन से मिले, ना ही उनकी मात्रा ज़्यादा हो ना ही कम हो। जितनी मात्रा हमारे शरीर को आवश्यक हो उतनी मात्रा पर्याप्त मात्रा में हमें मिले, जिसमें रुचांश हो, जल भी हो। इस प्रकार के भोजन को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हो कि प्रत्येक आयु के वर्ग को एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है? तो क्या आपको लगता है कि हर आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार का भोजन की आवश्यकता होती है? ऐसा तो नहीं है। क्या आप यह भी सोचते हो कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आपने किसी मजदूर को भोजन करते देखा है? वे साधारणतः क्या क्या खाते हैं? मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में क्या प्रमुख अंतर है? वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में क्या क्या जरूरी है? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर, उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोज्य पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा लेता है। आप अपने घर में जो भी खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें। भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्टि के साथ स्फूर्ति प्रदान करते हैं, तो यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। कम खर्च में संतुलित आहार युक्त भोजन के लिए अपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी जैसे दूध जैसे खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करें तथा अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। तो आपको क्या करना है कि आपके आसपास आपके जो भी फल, सब्जियां, अन्न मिलते हैं, आप जो डेली खाते हो उसकी सूची तैयार करिए और उस पर चर्चा करिए कि क्या ये संतुलित आहार है या नहीं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब उचित प्रकार का आपको भोजन मिल रहा है वो ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो सकें। क्या आप जानते हो कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों को फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। मतलब छिलका उतार दिया आपने, उसके बाद आप अगर सब्जी को धो रहे हो तो उसमें कुछ जो है विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि छिलके के साथ ही सब्जी को धोएं, उसके बाद जो है सब्जी को ना धोएं। सब्जियों और फलों को छिलके में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बारे में बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन तथा कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है।
क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जी को सम्मिलित करें? कुपोषण। आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? देखिए, चित्र 2.11 में दिखाया गया है। बच्चा सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूखा रोग यानी कि इसे कहते हैं मरासमस का मरीज। इन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ से जो है मरासमस रोग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व इस बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे? कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती होगी, जिससे बच्चा काफ़ी कमज़ोर व दुबला-पतला हो जाता है। छाती में पसली की हड्डियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उसमें वे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दे रहा है कि आपको अगर प्रोटीन कम दिया जाता है, अगर किसी बच्चे को प्रोटीन कम दिया जाता है तो उसमें क्या होगा, मरासमस रोग हो सकता है और उसके लक्षण उसमें दिखाई दे सकते हैं। बच्चे में वृद्धि रुक जाती है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नमक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, हर एग्जाम में काफ़ी पूछा भी गया है। अगर भोजन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है इसको आपको नोट कर लेना है कि प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण कैसे कहते हैं, मतलब एक आवश्यक मात्रा में जब शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या आपने आसपास कभी ऐसे बच्चा देखा है जो सूखा रोग से या प्रोटीन की कमी से पीड़ित हो? यदि देखे हो तो पता लगाकर लिखें कि ऐसे बच्चे को दिन में क्या क्या और कितना भोजन मिलता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, इसके कारण उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। इस रोग को रतौंधी कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए की कमी से काफ़ी पूछा जाता है। ये विटामिन से अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछ लिया जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं तो आपको बता दिए थे मैंने कि जो पीली जो रंग के जो फल होते हैं यानी कि गाजर हो गया आपका, और आपका आम हो गया, पपीता हो गया, इनमें क्या भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए के स्रोत भी आपको याद रखने हैं। और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और क्वाशियोरकर रोग जो है, का पेट हाथ पैर फूल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेट फूल जाता है, हाथ पैर फूला हुआ होता है। और ये किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन ए की बहुत कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि विटामिन ए की कमी अगर अधिक समय तक रहती है और बहुत ज़्यादा रहती है तो इससे क्या हो सकता है, इसमें बच्चा अंधा भी हो सकता है। गाजर पके, टमाटर पके, पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। प्राय पीले रंग के गूदेदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट करने वाला है कि प्राय पीले रंग के जो फल होते हैं आपके, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। अतिपोषण अब यहाँ पर दिया गया है। अतिपोषण, जमीला ने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा था। उसने तली हुई चीजें, समोसे, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो अत्यधिक मोटापे का कारण क्या बनता है, वसा बनता है। अगर आप मोटे भी होते हो तो सबसे पहले डाइटिशियन के पास जाते हो कि भाई हमें मोटे इस फैट को कम करने के लिए कोई उपाय बताइए। तो सबसे पहले वो आपको डाइट के बारे में पूछते हैं और मना करते हैं कि भाई बाहर का खाना जो फैटी जो
फूड है, फास्ट फूड है, तले हुए खाने को बंद कीजिए। उसके बाद कोई एक्सरसाइज आपको बताता है। अब यहाँ पर जो है दिया गया है अभावजन्य रोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जो है नोट करके चलना है। अभावजन्य रोग क्या होता है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो लंबी अवधि तक अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है तो उससे क्या होता है? उससे विकृति और रोग उत्पन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपको देखते हुए चलना है। इससे सीधे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आता है, पूछा भी गया है, TRE 2 में पूछा गया है, और भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें पूछा गया है। ये डेफिनेशन यहाँ से उठा ली गई है और सीधा सीधा आपसे पूछा गया था कि कोई व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा है। यहाँ से इसकी जो है सिंबल तो दिए गए थे और पूछ दिया गया था कि इसमें किसकी कमी है। जैसे उसे रोग हो सकता है, वृद्धि में रुकावट होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों में के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश है, तो उसमें किसकी कमी है? तो इसमें इसका आंसर होगा प्रोटीन की कमी है। आप कार्बोहाइड्रेट या वसा मत लगाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि प्रोटीन की कमी से वृद्धि में रुकावट, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश होता है, जो कि आपको नोट करके चलना है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति के आहार में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उन्हें नहीं मिलते हैं, तो उनकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगी कि उससे चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोगों अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ आगे की तालिका 2.4 में दर्शाया गया है। तो अब जो है विटामिन और जो आपकी लवणों के से होने वाले अभाव से होने वाले रोग हैं उनको दिया गया है। संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यहाँ पर आपका जो है दिया गया है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर आपकी तालिका 2.1 के विभिन्न क्षेत्रों में समान भोजन पर नजर डालें तो यह कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति की सुनिश्चित करता है। विटामिन तथा खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विटामिन ए की अगर कमी होती है, अभाव रहता है, तो क्या कौन सा रोग होता है? आपने पढ़ा भी था, रतौंधी रोग हो जाता है, कम दिखने लगता है। और रतौंधी मतलब पूरी तरह से उसे दिखाई नहीं देता है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए के स्रोत क्या है? पीले रंग के जो फल होते हैं, आपका गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, अत्यधिक जो पीले रंग के फल होते हैं उसमें विटामिन ए होता है। विटामिन बी वेरी दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी, यानी कि वेरी अगर विटामिन बी की कमी होगी तो आपकी जो पेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो जो है कमज़ोर होंगी, आपके दांत भी कमज़ोर होंगे, जिससे आपकी विटामिन बी की कमी जो है होगी। विटामिन बी वेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। सॉरी, यहाँ पर मैंने विटामिन डी के कुछ सिम्टम्स बता दिए थे, जबकि विटामिन बी में वेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की में ऊर्जा की कमी होती है। विटामिन सी स्कर्वी होता है, यहाँ पर मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, विटामिन सी से होता है। विटामिन सी के स्रोत भी आपको पता होंगे कि जो नींबू हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, नींबू, आंवला, अमरूद, ये सब आपके विटामिन सी के स्रोत हैं। मिर्च हो गया, आपका भिंडी हो गई, ये सारे क्या है? विटामिन सी के स्रोत हैं। और
नॉर्मली आप याद कर सकते हो कि हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी और फलों में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी रिकेट्स, जिसकी कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है, अस्थियों में मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियों में विकृति आ जाती है। और विटामिन डी का स्रोत आपका है जो है सूर्य की रोशनी, सुबह सनलाइट अगर आप लोगे तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। कैल्शियम, अस्थि और दंत क्षय, तो कैल्शियम से पूछा जा सकता है कि अस्थि और दंत क्षय रोग हो जाता है, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग हो जाता है, गले में सूजन सी हो जाती है, बहुत बड़ा गला सा दिखने लगता है, उससे आयोडीन की कमी जो है होती है। गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता भी जो है आयोडीन की कमी से होती है। लोह की अल्प रक्तता होती है, कमजोरी, रक्त की कमी। लोह की कमी से क्या होता है, अल्प रक्तता होती है और कमजोरी और रक्त की कमी। और लोह के ये जो आयरन का आपने पढ़ा था कि इसका स्रोत क्या है, मेथी, पालक, और इसमें जो है आयरन पाया जाता है। दूषित भोजन, हमने देखा होगा घरों में खाने के सभी सामान ढककर रखे जाते हैं, पानी में ढककर रखा जाता है। माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से खाना या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से मना करते हैं। क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों? सब्जी बनाने से पहले धोते हैं तथा भोजन रखने तथा बनाने वाले स्थान की साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपने ठेलों पर बिना ढकी मिठाइयाँ और मक्खियाँ बैठी देखी होंगी। ये मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं, जगह पर बैठती हैं और वहाँ से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थ को दूषित कर देती हैं। सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। क्या आप 2 दिन पहले बना भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? निश्चित नहीं। ऐसा क्यों? यह दुर्गंध देने लगते हैं और इसमें खटास हो जाती है। हम कहते हैं कि ये खाने योग्य नहीं है। इसमें खमीर उठने किण्वन के कारण होता है, परंतु कुछ व्यंजनों को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो क्लास 7th में है उसमें पढ़ेंगे कि किण्वन किस किस में आवश्यक होता है और ये किस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे जलेबी, भटूरा, मालपुआ, इडली, डोसा, पावरोटी आदि, इसमें क्या होता है, किण्वन होता है। और किण्वन की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज एवं अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक बचाकर रखा जा सकता है। भोजन के दूषित होने का एक और कारण दूषित जल है। भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग किया जाता है तो इससे भोजन को दूषित होने का भय रहता है। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो दूषित जल जो है उससे क्या होता है, अतिसार जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए वर्षा के दिनों में बाढ़ के समय अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल का उपयोग करना चाहिए। अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि भर जाते हैं और मैदान, खेतों, अन्य जगहों में गंदगी बहकर जल स्रोत में चली जाती है। नए शब्द, तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा वो दिया गया है। और कौन कौन से प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हम अंकुरित बीज यानी कि जर्मिनेटेड सीड्स, और आपका शाकाहारी यानी कि जो आपका हर्बीवोरस था, मांसाहारी आपके कार्निवोरस, और ओमनीवोरस जो वर्ड थे वो हमने सीखे थे। इसमें हम क्या सीखेंगे, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट, प्रोटीन आपका हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा को फैट कहते हैं, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी ही बोलेंगे इसको, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, घेंगा आपका आयोडीन की कमी से होता है, अल्प रक्तता यानी कि एनीमिया, रक्त की कमी, लोह के जो है लोहे से होता है, आयरन की कमी से होता है, और क्वासियोरकर जो है ये आपका प्रोटीन से होता है। ये आपको याद भी कर लेना है, उनको भी याद कर लेना है। एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। आज से हम खाना खाएंगे तो ये नहीं बोलेंगे हमने खाना खाया, हमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इन अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी शामिल होता है। जल जो है आहारी रेशे क्या करते हैं, वो हमें कोई ऊर्जा या हमें जो है वृद्धि प्रदान नहीं करते हमारे शरीर को, लेकिन हमारे भोजन को जो
भोजन पच नहीं पाता उसको बाहर करने में जो है सहायता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की सहायता से हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। तो प्रोटीन से क्या होता है, वृद्धि होती है। कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का हमने परीक्षण किससे किया था, आयोडीन से किया था। प्रोटीन का कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से किया था, जिसमें बैंगनी रंग हो गया था और इसमें आयोडीन का नीला काला रंग हो जाता है। जो मंड का परीक्षण होता है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की मात्रा उपस्थित हो रहते हैं। हमारे जल में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से हमें विशिष्ट रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर सेकंड क्लास 6 का SCERT का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। एक एक पॉइंट को अगर आप लिख के चलोगे या फिर 2-3 बार इस वीडियो को भी देख लोगे तो आपको यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो आपका छूटेगा नहीं, आप अच्छे से करके आओगे क्वेश्चन। आलू की उपस्थिति में आपको बता दिया था कि भाई मंड की उपस्थिति होगी, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप इसको परीक्षण भी करोगे तो आयोडीन का विलयन जो है नीला हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा। घेंगा रोग जो है आपका किसका होता है, आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं चावल, बेसन, ताजे फल और सब्जियां। देखो चावल तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा, बेसन भी आपका कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि बेसन चने से बनता है तो जल तो होगा नहीं। ताजे और फल सब्जियां, ताजे और फल सब्जियां क्या होते हैं, रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं। भोजन के मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन में देखो बन गया यहाँ से। तो आयोडीन का कैसा बनता था, नीला और काला बनता है। प्रोटीन का बैंगनी बन जाता था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऊर्जा में किससे मिलती है भाई, वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ऊर्जा में। प्रोटीन से तो वृद्धि होती है, विटामिन से हमारे शरीर को रोगों से रक्षा होती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कर लेनी है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। मिलान कीजिए। अब विटामिन ए का क्या है, विटामिन ए आपको बताया था कि अगर आंखों में कोई भी दिक्कत होती है तो वही आपको ABC कुछ नहीं दिखाई देगा। तो विटामिन ए से दृष्टिहीनता होती है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स यानी कि हड्डियों में विकृति हो जाती है, और आयोडीन की कमी से आपका क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। चलिए विटामिन ए कहाँ है, विटामिन ए दृष्टिहीनता हो गया, विटामिन बी बेरी हो गया, विटामिन सी यहाँ पर स्कर्वी हो गया, विटामिन डी रिकेट्स हो गया, आयोडीन घेंगा हो गया। तो इसको हमने मिलान कर लिया। अब जो है आगे चलेंगे। आगे दिया गया है कि कथन सही को अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हमारे शरीर को पोषक तत्व आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि केवल चावल खाने से हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल जाएंगे। हमारे शरीर को संतुलित आहार की जरूरत होती है, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही है कि अगर संतुलित आहार खाएंगे तो पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, जिससे हमारे शरीर में अभावजन्य रोग नहीं होंगे। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं है, केवल मांस पर्याप्त नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। तो क्लास 6 SCERT साइंस का चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा और आपको जो है इजी समझ में भी आया होगा।